2019 में नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2018 की जो नेगेटिव न्यूज़ है उसी से शुरुआत करूंगी। चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप? जहां तक 2018 का सवाल है, मेरी दृष्टि से बहुत ही सफल वर्ष रहा है। चुनाव देश की अनेक पहलुओं में से एक छोटा सा पहलू होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं। अगर आज हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक इलाज की सुविधा सरकार देती है, वो आयुष्मान भारत योजना अभी तो 100 दिन नहीं हुए, करीब 6-7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपनी 3-3, 4-4 साल से बीमारी झेल रहे हो और आज अगर उसको मुक्ति मिलती हो तो मैं उसे कैसे असफल मान सकता हूँ? मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विषय है। चुनाव को लेकर 5 राज्य में चुनाव हारी है बीजेपी और आप प्रधानमंत्री हैं बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानते, इसे असफलता नहीं मानते? पहली बात है, तेलंगाना और मिजोरम, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी ऐसी बात न कोई सोचता था, न कोई कहता था, न बीजेपी कहती थी। जिन 3 राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में साफ साफ नतीजा आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ, लेकिन 2 राज्यों में हंग असेंबली बनी है। दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के हमारे लोग मैदान में थे और स्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाणा में स्थानीय स्वराज के चुनाव हुए, सारे चुनाव हम जीत गए। त्रिपुरा के अंदर 90-95% विक्ट्री हमारी हुई। जम्मू कश्मीर में 74% पोलिंग हो और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग चुनाव जीत करके आ जाए। सभी पंचायतों में 30-35 हज़ार लोग विजयी होकर के आए। जीत और हार यही एक मानदंड नहीं होता है। आप वोट शेयर और सीट के बारे में कह रहे थे। जहां जहां आपने कैंपेनिंग की इन इलेक्शंस में, वहां पर वोट शेयर जो है सीटों में तब्दील नहीं हुई और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ और मीडिया कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मोदी वेव या मोदी मैजिक कम हो गया है या फिर नहीं के बराबर है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले इस बात को कहने वाले मित्रों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जब वो ये कहते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी मैजिक नाम की कोई चीज़ है, मोदी लहर है, इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है? आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को ये कहता रहा हूं कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें। आखिर हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से वो दूर जाने की कोशिश करेगा? आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं, सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प, एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका, वो तो साकार नहीं हो पा रहा। मैंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या विस्तार से की है, पहले भी की है, आज कर रहा हूं ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है। इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा
और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया। सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहुंच गया। और वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास से राजनीतिक कल्चर, यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। और मैंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस को भी कांग्रेस कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा। नैरेटिव आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं? तो लीडरशिप को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? पहली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण चलती है, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन है। पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो मोरल डाउन नहीं है पार्टी में? मोरल डाउन होने का कोई ऐसा कारण ही नहीं है। एक आत्मविश्वास है, पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है। और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग हैं। जनता के भरोसे पर समर्पित है हम लोग हैं। और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं तो हम लोग हैं। चलिए, तो फिर मैं अब किसान के बारे में कहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं। और राहुल गांधी ने जो लोन माफ़ किया है उसको आपने लॉलीपॉप कहा। अब आप किसान को देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता, उसको कर्जा, उसमें क्षमता नहीं है कर्जा वापस करने की। और दूसरी तरफ है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, वो मजा लूट रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांधी उनके साथ है या कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसान के साथ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है, कौन सा झूठ? जैसे कि हम सब किसानों को कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया। हकीकत है नहीं किया है। आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए। तो इस प्रकार का झूठ और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है। आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा, लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें। और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। बहुत से पूर्व सैनिक जो हैं उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर इलेक्शन में, जो उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी उसे एक
एक सक्सेस और एक पॉलिटिकल तौर पर उसका इस्तेमाल कर रही है, क्या ये गलत है? पहली बात है कि मैं स्वयं इस मत का हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे थे। अपने बात को वजन देने के लिए उदाहरण भी पाकिस्तान का दे रहे थे। राजनीतिकरण वहीं से शुरू हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, पता नहीं जवाब आप देंगे कि नहीं। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिस दिन हुआ तो कहा जाता है कि आपको लाइव इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था, आपको स्टेप बाय स्टेप पता था कि क्या हो रहा है। उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? देखिए, जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया और जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था। मैं बेचैन हो गया था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए, मेरे पास क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, फिर बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। 2 बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। कौन कहाँ रहेगा उसका मेन टीम के लोग वो भी तय किया और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं। जो भी करना, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, सक्सेसफुल मिशन, सक्सेसफुल हो विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हो सकता है हम विफल होकर के लौटना पड़े तो विफल होकर लौट, मतलब सुसाइड मिशन नहीं था। लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था और उनको खुद को निर्णय करने का मौका दिया था कि बताओ भाई इतना बड़ा रिस्की काम है। तो छांट करके लोग निकाले थे और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था, देश में भी आक्रोश था। मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीजें तो, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है। पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं, पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा है वगैरह। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी, यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलने निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए। लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक वापस आने का क्रम चला, और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई शिरकत करने के लिए। तो क्या आप इस्लामाबाद जाएंगे सार्क में, अगर सार्क हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के, अगर न्योता देते हैं तो? पुरानी कहावत है, व्हेन विल रीच द ब्रिज, उसी को मैं दोहराऊंगा और क्या कहूंगा। आपको संसद में आके कैसा महसूस हुआ, और क्या आपने सोचा भी कभी कि राहुल गांधी आके आपको गले मिलेंगे और फिर आंख मारेंगे साइड में बैठे हुए व्यक्ति के साथ? उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको? और इन 4.5 साल जो आप सांसद रहे, उसके बारे में जो अप्स एंड डाउन्स थे, उसका कुछ बताएंगे हमें? हमारी संसद में अच्छी चर्चा हो, गहन चर्चा हो, ये बहुत जरूरी है। जो क्या काम था जो आपको लगता है कि ये काम करने में बहुत आनंद आया और ये काम रह गया, ये रिग्रेट? देखिए, ये निर्णय मैं जनता पर छोड़ देता हूं कि मैंने जो काम किया है उस काम से उनको संतोष है कि नहीं है, अच्छा लगा या नहीं लगा।